आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लेक्चर 3, जिसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी और मसल कॉन्ट्रैक्शन को। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जो मायोकार्डियम हमारे पास होता है, ठीक है, मायोकार्डियम यानी कि हार्ट के मसल, दिल के मसल बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि यहाँ पर स्मूथ मसल काम करते हैं, या फिर जैसे यहाँ पर स्केलेटल मसल काम करते हैं। इन दोनों की तरह ही दिल के मसल काम करते हैं। स्मूथ मसल कहाँ होता है हमारे पास? स्मूथ मसल जो होता है हमारे पास वो होते हैं स्टमक की वॉल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, मैदे की वॉल्स के अंदर मसल होते हैं स्मूथ मसल। और स्केलेटल मसल मतलब क्या? यानी कि हाथ पैरों के मसल की बात हो रही। तो जो हमारे दिल के मसल होते हैं सेम ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि हमारे पास स्मूथ मसल काम करते हैं, फिर जैसे हमारे पास स्केलेटल मसल काम करते हैं। इन दोनों की तरह ही काम क्या करते हैं? ये दिल के मसल भी सेम ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास हम फॉर एग्जांपल क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन बाय डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। होता है क्या है? हम हार्ट है हमारे पास, ठीक है, हमने हार्ट को क्या किया? दिल को किसी स्टिमुलस या सिग्नल से क्या किया? स्टिमुलेट किया। किसी स्टिमुलस या सिग्नल से क्या किया? इसको स्टिमुलेट किया। तो होता है क्या हमारे पास जो सेल्स होंगी बेसिकली इनमें, वो क्या हो जाएंगी? उनकी मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास देखें, होता है कि हमारे पास सेल के अंदर और बाहर क्या होता है? आयन, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका कुछ खास बैलेंस होता है। कुछ खास मिकदार में सेल के अंदर होते हैं, कुछ खास मिकदार में सेल के बाहर होते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम जो होता है वो सेल के बाहर होता है ज़्यादा, और पोटेशियम जो होता है हमारे पास सेल के अंदर होता है जब सेल कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब जब हमने स्टिमुलेट किया हार्ट को, तो डीपोलराइजेशन जब होता है उसमें क्या होता है? इन आयंस का मूवमेंट यानी कि सेल के बाहर और सेल के अंदर जो आयन थे इनका मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये हरकत करेंगे, कुछ अंदर आ जाएंगे कुछ बाहर। अब ये हिसाब नहीं रहा कि सोडियम बाहर ज़्यादा है पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, ऐसा हिसाब नहीं रहा, अब चेंज हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये होती है जब हम किसी हार्ट को स्टिमुलेट से बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं, हमारे पास ये हरकत होती है कि डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है हमारे पास? ठीक, तो अब क्या हुआ हमारे पास? डीपोलराइजेशन हो गई। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? सेल के अंदर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, अब ये जो होते हैं हमारे पास सेल के अंदर होते हैं, ये शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, इनका साइज़ छोटा हो जाएगा। जब इनका साइज़ छोटा हो जाएगा तो हमारे पास जो सेल होगा, सेल का साइज़ छोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कि इनका साइज़ क्या हो गया? छोटा हो गया। एक्टिन और मायोसिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होती हैं? एक्टिन और मायोसिन दो होती हैं, जो कि सेल के अंदर होती हैं। ये बेसिकली क्या होती है? बिल्कुल वैसी अरेंज है सेल के अंदर जैसे कि यहाँ पर स्केलेटल मसल के अंदर क्या थी? ये अरेंज थी, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट्स होती हैं, और ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से करते हैं कि जो हमारे पास एक्टिन होता है वो क्या करता है? एक्टिन, ये सेल के अंदर बात हो रही है, ठीक है। एक्टिन क्या करता है? मायोसिन को खींचता है। क्या करता है? खींचता है। जब एक्टिन मायोसिन को खींचता है तो कुछ इस तरह से होता है कि जो एक्टिन होता है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाता है, मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाएगा, जिससे सेल का साइज जाएगा छोटा और सेल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। आगे क्या लिखा है हमारे पास? लिखा हुआ है कि द कार्डिक मसल सेल आर इंटरकनेक्टेड इन ग्रुप दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्टिंग टुगेदर व्हेनेवर अ सिंगल सेल इज स्टिमुलेटेड। क्या होता है? मतलब देखिए, हमारे पास जो कार्डिक मसल सेल्स होते हैं वो ग्रेडेड कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते, ठीक है। उनमें क्या होता है? उनमें खास चीज़ होती है, वो देखते हैं। देखिए हमारे पास ये क्या है? कार्डिक मसल सेल। ये कार्डिक मसल सेल है, सेल्स, ये सेल जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसके ज़रिए? सेल के दरमियान, हर सेल यानी कि दो सेल के दरमियान क्या होता है? एक जंक्शन या रास्ता होता है, इसको हम कहते हैं, इस रास्ते को हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क। अभी जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, इसके ज़रिए क्या होता है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हार्ट में क्या आया? सिग्नल आया है स्टिमुलस से, ठीक है। तो ये सिग्नल जो होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इन्हीं रास्तों के ज़रिए क्या करता है? ट्रैवल करता है। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो पूरे जो हार्ट के मसल सेल्स होते हैं वो बेसिकली मिल के काम करते हैं, एक यूनिट की तरह काम करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस जंक्शन, ठीक है। टुकड़ों में काम नहीं करते स्केलेटल मसल सेल की तरह, ये मिल के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है? डिस्क होती है, ठीक है, एक रास्ता होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क अगर कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे? कि बेसिकली दो हार्ट के मसल सेल को जोड़ने वाला जंक्शन या रास्ता, उसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। होता है क्यों है? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो फास्ट ट्रैवल कर सके एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। अब नेक्स्ट राइटिंग में क्या लिखा हमारे पास? कि कार्डिक मसल सेल्स आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल। यहाँ पर बात की गई है मसल सेल की प्रॉपर्टी बयान की गई है, उनकी खासियत क्या होती है? कि ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए हमारे पास ये क्या है? कार्डिक मसल सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है? ये लोग इलेक्ट्रिक करंट को या वोल्टेज को क्या कर लेते हैं? फील कर लेते हैं, और उस फील के जवाब में क्या करते हैं? ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं, एक्शन दिखाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं। देखिए हमने बात की थी कि हमारे पास सेल के बाहर और अंदर क्या होता है? आयंस का एक खास बैलेंस होता है। जब ये बैलेंस चेंज होता है, यानी कि यहाँ पर सोडियम कम हो गया या कुछ भी हो गया ऐसा, ठीक है, तो इसको भी फील कर लेते हैं। ये सेल्स क्या कर लेते हैं? फील कर लेते हैं, और उसके फील के जवाब में क्या करते हैं? ये लोग अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं।
तो हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है कि हाउ एवर अनलाइक द सेल्स ऑफ अदर मसल्स एंड नर्व्स, यानी कि जो हमारे पास कार्डिक मसल सेल्स होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। अगर हम बाकी बॉडी के बाकी मसल्स और नर्व्स को देखें तो ये कार्डिक मसल सेल्स जो होते हैं, दिल के मसल्स, उनकी काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। देखिए एक वाज़ेह डिफरेंस तो क्या आ रहा है कि हमारे पास जो बाकी मसल्स और नर्व्स हैं उनको जो सिग्नल आ रहा है वो ब्रेन से आता है, वो ब्रेन पे क्या करते हैं, काम करते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल वगैरह, ठीक है। लेकिन हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं, दिल के मसल, उनका अपना खुद का सिस्टम है, ठीक है। उनको ब्रेन के सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, उनका अपना खुद का एक बिल्ट इन सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, द सेल्स ऑफ कार्डिक मसल सेल्स शो अ स्पॉन्टेनियस इंट्रिंसिक रिदम जनरेटेड बाय स्पेशलाइज्ड पेसमेकर सेल लोकेटेड इन साइनो एट्रियल एंड एट्रियोवेंट्रिकल वेंट्रिकुलर नोड। क्या मतलब हो, देखिए हमारे पास जो कार्डिक मसल सेल्स होते हैं उनके पास अपना एक अंदरूनी निज़ाम है, उनके अंदर अपना एक निज़ाम है, ठीक है। और जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, खुद ब खुद क्या करता है, रेगुलर बीट बना रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, रेगुलर बीट बन रही है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है हमारे पास कि खुद ब खुद होना, खुद ब खुद होना बिना किसी बाहर के सिग्नल के, ठीक है। तो ये खुद ब खुद हो रहे हैं, ठीक है, अंदर खुद ब खुद सिग्नल जनरेट हो रहा है। इंट्रिंसिक होता है यानी कि अंदर की बात हो रही है, यानी कि सेल, ये हार्ट के अंदर हो रहा है काम। रिदम यानी कि एक रेगुलर तरीके से क्या करता है, हार्ट बीट करता है, उसको हम बोलते हैं रिदम बोलते हैं, एक रेगुलर तरीके से बीट करना। अब ये हार्ट होता है खुद ही रेगुलर बीट क्या करता है, हमारे पास खुद ही रेगुलर बीट करता है बिना किसी, हम बोल सकते हैं कमांड के, उसको बाहर से कोई कमांड नहीं मिल रहा। और हर हार्ट बीट जो होती है वो एक स्पेसिफिक रिदम पर होती है, एक स्पेसिफिक तरीके से होती है। अब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास हार्ट होता है, ये जो रिदम होती है उसकी, वो कोई रैंडम नहीं होती, बल्कि एक ख़ास सेल के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। वो सेल हार्ट के अंदर ही है, उसको हम कहते हैं, हमारे पास बोलते हैं पेस मेकर सेल्स। क्या बोलते हैं, पेस मेकर सेल। ये पेस मेकर सेल दो जगहों पर होते हैं। एक होता है हमारे पास राइट एट्रियम की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं हमारे पास एसे नोड बोलते हैं। और एक होता है हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ए बी नोड। तो एक होता है एसे नोड, एक होता है ए बी नोड, ठीक है। अब ये दोनों पेस मेकर्स होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। बस बेसिकली प्रोड्यूस तो यहाँ पर होता है, ठीक है, फिर यहाँ से आके ट्रैवल करते हैं पूरे हार्ट में, ठीक है। ये पेस मेकर सेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या करते हैं, सोर्स होता है। अब ये सिग्नल क्या करते हैं, फिर पूरे हार्ट में क्या करते हैं, ट्रैवल करता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कार्डिक सेल्स ऑल्सो हैव एन अनयूजुअली लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर दिल के सेल्स की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कि उनमें क्या होता है कि उनका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो आम सेल के मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा लंबे टाइम का होता है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि सेल की मेम्ब्रेन पर क्या करे, वोल्टेज की चेंज को लेके आए, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल ट्रैवल करता है सेल में, इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। और ये लॉन्ग क्यों होता है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास हमारा फॉर एग्जांपल दिल का एक सेल है, जब उसको सिग्नल मिलता है, ठीक है, जब वो एक्साइट होता है तो वो डीपोलराइज होता है, ठीक है, यानी कि उसमें आयन का मूवमेंट चेंज होगा। जब आयन का मूवमेंट चेंज होता है तो एक सिग्नल जनरेट करता है एक सेल, ठीक है, क्या जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास वाले सेल में जाएगा, फिर पास वाले सेल में जाएगा थ्रू इंट्राकैलेटरी डिस्क, ठीक है। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं पूरे हार्ट के सेल में ट्रैवल करने होते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो हमारे पास दिल होता है उसको हर बीट में, हर धड़कन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है। इसलिए क्या होता है, इसका एक्शन पोटेंशियल लंबा होता है, क्योंकि ये सिग्नल पूरे हार्ट में ट्रैवल करेगा, देन कॉन्ट्रैक्शन होती है एक साथ। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है विच कैन बी डिवाइडेड इनटू। अब आगे क्या लिखा है हमारे पास, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फेज 0 4। क्या मतलब हुआ, ये देखिए हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो होता है इसके 5 फेज होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 से लेकर 4 तक फेस होते हैं, इसको नंबर की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हर फेस का क्या होता है, अपना एक काम होता है कि कौन से फेस में क्या होगा, कौन से फेस में सोडियम जाएगा, कौन से फेस में सेल के अंदर कैल्शियम जाएगा। तो हर फेस का अपना एक मखसूस काम होता है। इसको हम समझ लेते हैं डिटेल से कैसे होता है ये सब कुछ। अब डिस्कस करते हैं हम फेज़। पहला फेज़ जिसको हम फेज़ 0 या फास्ट अप स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें होता है क्या, हमारे पास ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं ओपन होते हैं। होता है किस तरीके से, स्टार्टिंग से समझते हैं। हमारे पास जब कार्डिक सेल रेस्ट में है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसके अंदर का माहौल होता है नेगेटिव और बाहर का माहौल होता है पॉजिटिव, ठीक है। अंदर का माहौल नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, कुछ लार्ज साइज़, कुछ लार्ज मॉलिकुलर वेट वाले डीएनएज, एटीपीएस वगैरह, एंजाइम वगैरह मौजूद होते हैं और वो सेल के बाहर नहीं जा पाते। इस वजह से क्या होता है, अंदर का माहौल नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे ही अब दिल, ये दिल है, ठीक है। अब ये सेल फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ बनाया, ये सेल यहाँ है, अगर यहाँ है, ठीक है, तो इसको पास वाले सेल से क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा,
इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर ये सेल यहाँ है यानी कि एस ए नोड के करीब है तो इसको एस ए नोड से डायरेक्ट सिग्नल मिलेगा। बात है कि एस ए नोड ही हर किसी को सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो अगर इस सेल को सिग्नल या करंट मिला पास वाले सेल से या फिर डायरेक्ट ऐसे नोड से, तो क्या हो जाएगा, ये सेल डिपोलराइज होना स्टार्ट कर देगा। डिपोलराइज का मतलब क्या होता है, यानी कि अब आयन का मूवमेंट चेंज होगा। जो बाहर सोडियम था, अब ये जो सेल में सोडियम के गेट थे, सोडियम चैनल, वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और सेल जो होगा, ये जो बाहर सोडियम था इसको अलाउ करेगा। ये सेल, ये जो सोडियम होगा, ये तेज़ी से, बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा, अंदर आना शुरू कर देगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं फास्ट चैनल्स, ठीक है। इसीलिए फास्ट अप स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से क्या हुआ, सोडियम जो बाहर था वो अंदर आना शुरू हो गया, ठीक है। और आयन का मूवमेंट होना शुरू हो गया फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब जब सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, बहुत तेज़ से अंदर आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अंदर का माहौल पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया। टेम्परेरी है ये, टेम्परेरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी सेल के अंदर क्या है, पोटेशियम पॉजिटिव है, ठीक है। अभी सोडियम भी आ रहा है, सोडियम भी आ रहा है, तो यानी कि पॉजिटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज है इसमें, वो जो बॉडीज़ वगैरह वो है अपनी जगह है, लेकिन ये जो पॉजिटिविटी दोबारा आ रही है, यानी कि पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। सोडियम भी आ रहा है, पोटेशियम ऑलरेडी है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। टेम्परेरी सेल के अंदर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फास्ट इन्वर्ट करंट, ठीक है, फास्ट इन्वर्ट करंट, ठीक है, फास्ट इन्वर्ट करंट। अब ये करंट इतना तेज़ी से होता है कि सेल का जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो वोल्टेज है वो रैपिडली चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर माइनस में था तो प्लस प्लस में चला जाएगा, यानी कि इतना चेंज हो जाएगा अचानक से, ठीक है। अच्छा, अब इस सडन चेंज को हम कहते हैं फेज ज़ीरो या फास्ट अप स्ट्रोक कहते हैं। अब ग्राफ में अगर हम देखें, ग्राफ में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ग्राफ में दिखाई दे रही है फेज ज़ीरो की लाइन बिल्कुल सीधी है, ठीक है। बिल्कुल एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर लाइन जा रही है। ये लाइन शो कर रही है कि सेल क्या हुआ है, सेल रैपिडली डिपोलराइज हुआ है। सेल के अंदर अचानक से क्या खुले, सोडियम के फास्ट चैनल खुले हैं, और अचानक से सेल के अंदर क्या गया, सोडियम गया है। और उस सोडियम ने क्या कर दिया, सेल के मेम्ब्रेन का वोल्टेज अचानक से माइनस से प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास, जैसे ही हमारे पास मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पहुंच जाएगा +20 के करीब करीब, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सोडियम के फास्ट चैनल गेट थे वो बंद हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, बाहर से जो सोडियम था वो अंदर आ रहा था, अब वो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये गेट बंद हो गए, ठीक है। जैसे ही पोटेंशियल पहुंचेगा +20 के करीब करीब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई, सोडियम करंट इज ब्लॉक बाय एंटी एरिथमेटिक ड्रग एजेंट। होता है क्या है, देखिए हमारे पास जो एंटी एरिथमिक एजेंट होता है ना, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम जो सोडियम, ये जो सोडियम करंट के गेट थे, जिसमें सोडियम आयन दाखिल होता है, यानी कि सोडियम चैनल गेट्स, इनको बंद कर देते हैं, ठीक है। इनको बंद इस तरीके से नहीं करते, प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करते, मुकम्मल तरह से नहीं, बल्कि कंट्रोल तरीके से बंद करते हैं, सिर्फ उन एबनॉर्मल सेल्स में, ठीक है, सिर्फ उन एबनॉर्मल सेल में जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि फास्ट सोडियम जिनमें दाखिल हो रहा है, एबनॉर्मल तरीके से दाखिल हो रहा है सेल के अंदर, सिर्फ उनमें बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास हार्ट है, इसमें 4 सेल्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस सेल में क्या हो रहा है, सोडियम जो हो रहा है अनकंट्रोल तरीके से दाखिल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल तरीके से अंदर दाखिल हो रहा है, अनकंट्रोल तरीके से। इसमें सही दाखिल हो रहा है जैसे होना चाहिए, इसमें सही हो रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसकी क्या कर देंगे, इसको कंट्रोल तरीके से कर देंगे, ठीक है। इसका चैनल कंट्रोल तरीके से कर देंगे कि इसमें सोडियम कंट्रोल तरीके से सेल के अंदर दाखिल हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्विनिडीन, तो क्विनिडीन सिर्फ उन एबनॉर्मल सेल का एक्शन स्लो करती है जो कि और बहुत जल्दी जल्दी क्या होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ड्रग जो होती है नॉर्मल रिदम का इफेक्ट नहीं करती, बल्कि हार्ट की बीट को क्या बनाती है, रेगुलर बनाती है और कंट्रोल बनाती है बाय ब्लॉकिंग फास्ट सोडियम चैनल्स इन एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है। अच्छा, और वैसे भी जो हार्ट का हमारे पास ऐसे नोड होता है जो कि नेचुरल पेस मेकर है, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कैल्शियम चैनल पे, ना कि डिपेंड करते हैं वो फास्ट सोडियम चैनल पे, ठीक है। तो उसका अलग तरीका कार होता है, ठीक है। अच्छा, वो जो आगे हम पढ़ेंगे भी आगे आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो इस पर ये जो सोडियम चैनल्स ब्लॉकर्स होते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग, उस पर इस पर ऐसे नोड पर इफेक्ट नहीं होता इसका। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं हम फेस 1 पार्शियल रिपोलराइजेशन। इससे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे जो कि हमने पहले स्किप कर दी थी। वो थी, लिखी हुई थी कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल सेल होते हैं उनमें क्या होती है, ग्रेडेड कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्शन जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ मसल सेल पे, यानी कि कितने मसल सेल स्टिमुलेट हुए उतनी कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये बात होती है स्केलेटल मसल सेल के लिए, ठीक है। तो उनमें क्या होती है, ग्रेडेड कॉन्ट्रैक्शन होती है। जबकि हम कार्डियक मसल सेल की बात करें, दिल के मसल सेल में, उनमें ग्रेडेड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है, उनमें ये नहीं होता। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं अपना ये जो टॉपिक चल रहा था फेस 1 पार्शियल रिपोलराइजेशन। इसमें होता है कि हमारे पास कि रिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, सोडियम के फास्ट चैनल ओपन हुए थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो सेल है वापस अपनी नॉर्मल जो उसकी पोजीशन थी वहीं जा रहा है, वापस नॉर्मल अपनी हालत की तरफ जा रहा है। नॉर्मल हालत में क्या होता है हमारे पास, हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है। इसमें सोडियम अंदर आ गया था, अब इसमें दोबारा स्लोली स्लोली क्या होगा, ये दोबारा रेस्टिंग स्टेट में जाएगा वापस, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट क्या आती है कि सोडियम बाहर होता है, पोटेशियम अंदर होता है, तो उस हालत की तरफ वापस जा रहा है, ठीक है। अच्छा, होता है किस तरीके से, हमारे पास ये जो फेस 1 होता है इसमें रिपोलराइजेशन की, यानी कि सेल की रेस्टिंग स्टेट में जाने की क्या होती है, शुरुआत हो रही थी। मुकम्मल ऐसे सेल जाएगा नहीं इस फेस में, ये पार्शियल रिपोलराइजेशन होगी, आधी रिपोलराइजेशन होगी, यानी कि सेल
यानी कि हाफ जाएगा अपनी रेस्टिंग स्टेट में, मुकम्मल तौर से नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी वजूहत क्या होती हैं, सेल कैसे अपनी रेस्टिंग स्टेट में वापस जा रहा है, इसकी दो वजूहत है हमारे पास। एक तो हमारे पास वजूहत की वजह क्या है कि हमारे पास जो सोडियम चैनल थे वो बंद हो गए, यानी कि सोडियम चैनल क्या हो गया, बंद। तो अब जो बाहर सोडियम है वो दोबारा अंदर नहीं आ रहा, वो बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। पहली वजह तो ये है, ठीक है। अच्छा, यानी कि अब सोडियम अंदर नहीं आ रहा सेल के अंदर, ठीक है। अब जब सोडियम के चैनल्स क्लोज होगा या फिर इनएक्टिव हो गए हम बोल सकते हैं, तो अब सेल के अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव आयन का आना रुक गया, पॉजिटिव आयन का आना रुक गया। तो इससे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वापस क्या होना शुरू हो गई, नेगेटिव होना शुरू हो गई, ठीक है। नेगेटिव होना शुरू हुई है, मुकम्मल तौर से होगी नहीं इसमें, क्योंकि ये पार्शियल रिपोलराइजेशन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी वजह क्या है हमारे पास कि सेल कैसे जा रहा है अपने रिपोलराइजेशन की तरफ, यानी कि सेल अपने रेस्टिंग स्टेट में वापस कैसे जा रहा है। क्योंकि दूसरी वजह ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट वजह है वो ये है कि जो पोटेशियम के चैनल है, पोटेशियम के चैनल ओपन हो गए। अब पोटेशियम क्या हो रहा है, सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, पोटेशियम के चैनल ओपन हो गए, तो सेल अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और जो पहले सोडियम अंदर आ रहा था फेज 0 में, इसमें अंदर आ रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो याद रखना हमने बात, ठीक है। अब बोल सकते हैं यानी कि आयन मूवमेंट हो रही है फ्रॉम इनसाइड टू इट आउटसाइड। इसमें क्या हो रही थी, आयन मूवमेंट फ्रॉम बेसिकली आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। तो ये अलग बात है, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ में देखें तो हमें ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है कि फेस 1 का ग्राफ, फेस 0 में क्या हो रहा था कि बहुत लाइन जो थी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी, ठीक है, ड्यू टू सोडियम इन्फ्लक्स, क्योंकि सोडियम बहुत तेज़ी से सेल के अंदर गया था, ठीक है। अब इस फेस 0 के बाद देखें, फेस 0 के बाद आपको हल्का सा लाइन, बिल्कुल हल्की सी लाइन नीचे गई है, बिल्कुल हल्की सी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिपोलराइजेशन, ठीक है, ड्यू टू आउटवर्ड पोटेशियम करंट, क्योंकि सेल के बाहर पोटेशियम का करंट, जो पोटेशियम आयन थे वो फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये दिखा रहा है कि सेल ने थोड़ा डिपोलराइज होना स्टार्ट किया है, यानी कि सेल ने थोड़ा अपनी रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग हालत में वापस जाना स्टार्ट किया है, ठीक है। और अब वापस नॉर्मल जो हालत थी उसमें जा रहा है स्लोली स्लोली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एक और बात कि ट्रांसिएंट आउटवर्ड करंट, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास कि ये रहा बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है ट्रांसिएंट आउटवर्ड करंट, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अचानक अचानक बहुत तेज़ और बहुत छोटा सा करंट फ्लो होगा अंदर से बाहर की तरफ, किसका, कौन सा करंट, पोटेशियम आयन फ्लो होंगे, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ। इसमें खास बात क्या थी कि सोडियम गेट ओपन हुए थे, सोडियम अंदर आया था। इसमें खास बात क्या थी कि हमारे पास पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट हुआ था, पार्शल, मुकम्मल तरह से नहीं, पार्शल। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं हम फेज़ 2, जिसका नाम है प्लेटो फेज। इसमें होता है कि हमारे पास जो सेल होता है, जब सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचता है एक पार्टिकुलर, ठीक है, यानी कि थ्रीशोल्ड तक पहुंचे, थ्रीशोल्ड के बाद क्या होता है, जो सेल के अंदर वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम आयन जो बाहर था वो अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ थ्रीशोल्ड का, देखें थ्रीशोल्ड का मतलब होता है वो लिमिट या पॉइंट जहाँ तक अगर सिग्नल या वोल्टेज पहुँचेगा तो सेल अपना काम स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बेसिकली हो गया +19 हो गया, काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका पोटेंशियल +20 होना चाहिए, तभी ये खुलेगा हमारे पास, ये गेट खुलेगा, कैल्शियम चैनल के गेट खुलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही +20 हुआ हमारे पास, फ़ौरन ये कैल्शियम चैनल गेट खुल जाएंगे, इसलिए हमने इसको कहा वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, यानी कि वोल्टेज को महसूस करके क्या कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या होता है हमारे पास, ये जो कैल्शियम चैनल होंगे ये बेसिकली स्लो कैल्शियम चैनल है, सोडियम की तरह फास्ट नहीं है। फेज 0 में क्या होता है कि सोडियम के फास्ट चैनल ओपन होते हैं और सोडियम बहुत तेज़ी से सेल के अंदर दाखिल हुआ था, ठीक है। जबकि हमारे पास फेज़ 2 में क्या होगा, फेज़ 2 में कैल्शियम चैनल ओपन हुए हैं और कैल्शियम वही सेम, यानी कि बाहर से दाखिल हो रहा है अंदर की तरफ, लेकिन ये स्लो स्लो तरीके से दाखिल हो रहा है, ठीक है। फेज़ 1 में क्या हुआ था, हमारे पास पोटेशियम सेल से अंदर के से बाहर जा रहा था, ठीक है, अंदर से बाहर जा रहा था, स्लो स्लो जा रहा था। फेज़ 2 में पोटेशियम जा रहा है, पोटेशियम अब भी जा रहा है बाहर, अंदर से बाहर की तरफ, और कैल्शियम क्या हो रहा है, साथ साथ जा रहा है हमारे पास, कैल्शियम जा रहा है बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। जो कैल्शियम जा रहा है बाहर से अंदर की तरफ, हम इसको कहते हैं बेसिकली स्लो इनवर्ट डिपोलराइजिंग करंट। क्या कहते हैं, स्लो इनवर्ट डिपोलराइजिंग करंट। और जो पोटेशियम जा रहा है स्लो स्लो बाहर की तरफ, उसको हम कहते हैं स्लो आउटवर्ड रिपोलराइजिंग करंट। क्या कहते हैं, स्लो आउटवर्ड रिपोलराइजिंग करंट, ठीक है। अच्छा, अब इसलिए जो हमारे पास सेल होता है वो बेसिकली हम बोल सकते हैं ना प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव होता है उसकी मेम्ब्रेन, ना ही प्रॉपर तरीके से नेगेटिव होती है, बल्कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल की होती है वो एक स्टेबल लाइन पे आकर रुक जाती है, क्योंकि हमारे पास ये जो डिपोलराइजिंग करंट है इनवर्ट और जो रिपोलराइजिंग करंट है, दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ में देखें तो ग्राफ में क्या दिख रहा है कि फेज़ 2 के ग्राफ में क्या दिख रहा है कि फेज़ 1 के बाद हमें लाइन दिख रही है, लाइन बिल्कुल ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ठीक है। एक एक बस थोड़े से हम बोल सकते हैं, बल्कि
एक स्टेबल यानी कि लाइन दिखाई दे रही है फेस टू प्लेटो फेस, इसको हम कहते हैं एक फ्लैट लाइन बन रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेटो फेस। ये फ्लैट लाइन बेसिकली क्या शो करिए कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो टेम्पररी क्या हो गई, स्टेबल हो गई है, टेम्पररी यानी कि कुछ वक्त के लिए स्टेबल हो गई है, क्योंकि जो कैल्शियम और पोटेशियम आयन थे, कैल्शियम का फ्लो और जो पोटेशियम का फ्लो हो रहा था वो दोनों बराबर हो गए, यानी कि जो कैल्शियम हमारे पास अंदर आ रहा है और जो पोटेशियम बाहर जा रहा है वो दोनों बराबर तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है टेम्पररी स्टेबल हो गई है, ठीक है। और ये प्लेटो फेस क्या होता है, बेसिकली जिम्मेदार होता है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये क्या जिम्मेदारी है इसकी, फॉर द लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल इन कार्डिक सेल्स। और इसी वजह से क्या होता है, हमारे जो हार्ट के मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको सफिशिएंट टाइम मिलता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बिकॉज ऑफ दिस फेस। क्यों? क्योंकि एक वक्त में ऐसा आता है कि थोड़ी सी देर के लिए क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है। ओके तो फेज़ थ्री में को हम कहते हैं रिपोलराइजेशन। इसमें होता है कि हमारे पास फेज़ वन में क्या हुआ था कि पोटेशियम चैनल ओपन हुए थे, और पोटेशियम क्या हो रहा था, पोटेशियम सेल के अंदर से बाहर की तरफ जा रहा था स्लो तरीके से। फेज़ टू में भी यही हो रहा था कि ओपन थे और पोटेशियम आयन स्लो तरीके से क्या जा रहे थे, अंदर से बाहर की तरफ। फेज़ थ्री में स्टिल अभी तक क्या है, पोटेशियम चैनल ओपन है और पोटेशियम आयन क्या कर रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फेज़ थ्री में एक बात ये हुई है कि हमारे पास जो फेज़ टू में हमारे पास कैल्शियम चैनल ओपन हुए थे अब वो बंद हो गए, ठीक है, लेकिन स्टिल पोटेशियम चैनल क्या है, ओपन है, ठीक है। ये बंद होंगे कैल्शियम चैनल, लेकिन पोटेशियम चैनल ओपन है, ठीक है। अब इसलिए हमारे पास तो क्या होता है, जो सेल के अंदर का माहौल है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया है, रैपिडली नेगेटिव होना, अचानक से नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यानी कि सेल हमारे पास दोबारा नॉर्मल जो रेस्टिंग कंडीशन थी उसमें जा रहा है, ठीक है, वापस जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब तक क्या हो चुका है, सेल के अंदर सोडियम काफ़ी ज़्यादा दाखिल हो चुका है। सोडियम फेस वन में बहुत भर के आया था, एकदम से अंदर बाहर से अंदर की तरफ आया था, ठीक है। अब जो पोटेशियम तीसरा फेस चल रहा है, फेस वन, फेस टू, फेस थ्री, पोटेशियम लगातार क्या हो रहा है, सेल के बाहर निकल रहा है स्लो तरीके से। तो पोटेशियम अब बहुत ज़्यादा क्या बाहर जमा हो चुका है, ठीक है। पोटेशियम क्या हो चुका है, काफ़ी हद तक बाहर जमा हो चुका है, बाहर ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो अब सेल के अंदर का जो आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि हमारे पास रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग हालत में क्या होना चाहिए कि सेल के बाहर होना चाहिए आधा सोडियम और अंदर होना चाहिए पोटेशियम। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो चुका है कि क्या है, बाहर काफ़ी हद तक पोटेशियम है और अंदर क्या है, काफ़ी हद तक सोडियम है। तो एक आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। अब इसको करेक्ट कौन करता है, इसको करेक्ट करता है सोडियम पोटेशियम ATPase। क्या मतलब हुआ, देखें, ये एक पंप होता है स्पेशल, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ठीक है। ये किस तरीके से करता है, ये 3 सोडियम आयन को क्या करेगा, सेल के बाहर निकालेगा। क्या करेगा, अब इसका काम स्टार्ट होगा, ठीक है। फेज 3 में इसका काम स्टार्ट होगा, क्या करेगा, 3 सोडियम आयन को, जो सोडियम हमारे पास अंदर है उसको बाहर निकालेगा, 3 सोडियम को, और 2 पोटेशियम को क्या करेगा, 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो सेल का आयन है वो आयन का बैलेंस हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। सेल का जो आयनिक बैलेंस होता है वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इसके ग्राफ में क्या होता है, फेज़ 3 का ग्राफ में हमारे पास ये दिख रहा है कि प्लेटो फेज़ के बाद, ये प्लेटो फेज़ होता है फेज़ 2, इसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास लाइन बहुत तेज़ से नीचे गिरी है, बहुत तेज़ से क्या हुई, नीचे गिरी। ये क्या शो कर रही है, ये डाउनवर्ड स्लोप है, नीचे की तरफ झुक रहा है स्लोप। ये क्या शो कर रहा है कि पोटेशियम आयन क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम आयन क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और सेल क्या हो रहा है, रिपोलराइज हो रहा है, यानी कि नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन की तरफ वापस जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास फेज़ 3 का ग्राफ पैटर्न, ठीक है। अच्छा, फेज़ 0 में क्या होता है, हमारे पास सोडियम के फास्ट चैनल ओपन हुए थे, यानी कि बहुत तेज़ से क्या होता है, सोडियम अंदर दाखिल हुआ था। फेज़ 1 में क्या हुआ था, हमारे पास पोटेशियम चैनल ओपन होता है, पोटेशियम बहुत स्लो क्या हुआ था, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा था। फेज़ 2 में क्या होता है, कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, टेम्पररी कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, और कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ आया था, लेकिन स्टिल पोटेशियम चैनल ओपन थे। फेज़ 3 हमने देख लिया, फेज़ 3 में क्या हुआ, हमारे पास पोटेशियम चैनल क्या हो गए, हमारे पास अभी तक ओपन है, और कैल्शियम चैनल क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब तक हमने ये पढ़ा है। स्टार्ट करते हैं फेज़ 4, जिसको हम फॉरवर्ड करंट या फिर हम स्पॉन्टेनियस रिपोलराइजेशन फेज़ भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, ठीक है, ये फेज़ जो है ये ऐसे नोड के लिए बहुत ही खास फेज़ है। क्यों, ये क्या कर रहा है, दिल को ऑटोमेटिक बना रहा है, यानी कि दिल बगैर किसी एक्सटर्नल नर्व सिग्नल के क्या कर रहा है, ये अपना सिग्नल जनरेट कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस फेज़ 4 की वजह से, ठीक है। अब फेज़ 4 में क्या होता है, हमारे पास ऐसे नोड के सेल, ये ऐसे नोड है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे नोड को बड़ा कर दिया, ठीक है। अब फेज़ 4 में क्या होता है, ऐसे नोड के सेल क्या होता है, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली डिपोलराइज होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ये सेल खुद ब खुद काम करते हैं बगैर किसी बाहर वाली सिग्नल से, उसकी हेल्प नहीं लेते, बल्कि खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इस फेज़ में हमारे पास क्या होता है, क्या है, ये ऐसे नोड है। इस फेज़ में फेज़ 4 में क्या होता है ऐसे नोड में कि स्लो गेटेड सोडियम चैनल, यानी कि स्लो गेटेड सोडियम चैनल, उसको फनी चैनल भी कहते हैं, फनी चैनल ओपन हो जाता है, और स्लो तरीके से क्या होता है, सोडियम आयन अंदर दाखिल होता है सेल के, ठीक है। स्लो लेकिन कंटिन्यूस तरीके से। जब ये स्लो लेकिन कंटिन्यूस तरीके से दाखिल होता है सेल के अंदर, तो हमारे पास ऐसे नोड की मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हो जाती है
लेस नेगेटिव यानी कि -60 से धीरे धीरे क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। जैसे ही क्या होता है, थोड़ी देर बाद यानी -60 तक पहुंच गई, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमारे पास चैनल ओपन है, स्लो गेटेड सोडियम चैनल ओपन है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, टी टाइप कैल्शियम चैनल क्या होता है, टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इस डिपोलराइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है हमारे पास, जब पोटेंशियल -60 से पहुंच गई, -40 के करीब पहुंच गई, तो अब ये क्या होता है, -40 ये थ्रेशोल्ड का काम करता है। -40 जैसे ही पहुंची तो ऐसे नोट के लिए थ्रेशोल्ड का काम करेगा, और ये बेसिकली ऑर्डर देगा कि अब नया एक्शन पोटेंशियल क्या करो, स्टार्ट करो। और यहाँ से क्या होगा, एक नया एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि जब थ्रेशोल्ड तक पहुंचा, -40 तक पहुंचा, तो जो एल टाइप कैल्शियम चैनल है, एल टाइप, टी टाइप नहीं, टी टाइप पहुंच चुके हैं। अब एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और फिर जीरो फेज स्टार्ट होगा, जहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम आयन अंदर जाएंगे सेल के और रैपिड डिपोलराइजेशन होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक कि जो ऐसे नोड होते हैं उसमें डिपोलराइजेशन डिपेंड करती है कैल्शियम चैनल पे, ना कि सोडियम चैनल पे। ठीक है, सोडियम पहले ओपन होता है, लेकिन जो असल डिपोलराइजेशन होती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम चैनल। जब एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और रैपिडली सेल के अंदर दाखिल होते हैं तो अचानक से डिपोलराइजेशन होती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर सेल में क्या होता है, अगर वेंट्रिकुलर सेल को निकालें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो डिपोलराइजेशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, जैसे कि फेज 0 में क्या हो रहा है, फेज 0 में हमारे पास फास्ट सोडियम चैनल ओपन होते हैं, फास्ट सोडियम चैनल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ऐसे नोड में क्या हो रहा है, फेज 0 में क्या होता है, कैल्शियम आयन तेज़ से जाते हैं अंदर। ठीक है, तो फेज 4 और फेज 0 में फ़र्क है हमारे पास ऐसे नोड में और वेंट्रिकुलर सेल्स में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे नोड का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो स्लो होता है और स्मूथ होता है। ठीक है, जबकि हमारे वेंट्रिकुलर सेल का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बेसिकली शार्प और स्टीप होता है। ठीक है, ये अलग प्रॉपर्टी है दोनों की। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास देख लेते हैं ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ में क्या दिख रहा है हमें कि फेज़ 3 के बाद, ये फेज़ 3 के बाद क्या हो रहा है, लाइन धीरे धीरे क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ठीक है, अब ये जेंटल यानी कि बिल्कुल स्लो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये शो कर रहा है कि फ़नी सोडियम चैनल को शो कर रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि जब लाइन फॉर एग्जाम्पल -40 तक पहुंच गई, यानी कि थ्रेशोल्ड तक पहुंचती है, तो फेज़ 0 स्टार्ट होता है। -40 तक पहुंची तब दोबारा से फेज़ 0 स्टार्ट होगा, यानी कि इसके बाद क्या होगा, फेज़ 0 स्टार्ट होता है और नई हार्ट बीट की साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अगेन वो सब कुछ होगा। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, दीज आइंस पास थ्रू चैनल्स इन द सार्कोनिमल मेम्ब्रेन एंड थस क्रिएट अ करंट। देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब ये दिल है हमारे पास और ये दिल का सेल है, जब दिल के सेल को सिग्नल मिलता है तो हमारे पास क्या था, सेल के अंदर कुछ आइंस मूव करते, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये आइंस अंदर या बाहर मूव कर रहे थे, डायरेक्ट मूव नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके लिए क्या था, सेल की सरफेस पर क्या था, कुछ गेट थे जिनको हम कह रहे थे आयन चैनल। ठीक है, और इनके ज़रिए क्या कर रहे थे, आयन मूवमेंट हो रही थी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे पास सेल की सरफेस होती है इसी को हम कहते हैं सार्कोनीमा। क्या कहते हैं, सेल की सरफेस को कहते हैं सार्कोनीमा, यानी कि मसल सेल की सेल सरफेस या सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोनीमा। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जिस तरीके से हम आम सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इस तरीके से हम मसल सेल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सार्कोनीमा कहते हैं। ठीक है, अब जब ये आयन मूवमेंट होती है तभी करंट जनरेट होता है। अगर ये मूवमेंट नहीं हो रही है आयन फॉर एग्जांपल, तो कोई करंट जनरेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई करंट जनरेट नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा, सेल रेस्टिंग स्टेज में रहेगा। ओके, आगे लिखा है हमारे पास दीज आइंस पास थ्रू चैनल्स, हम पढ़ चुके हैं, दी चैनल्स ओपन एंड क्लोज एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल। देखें, हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पास जो हार्ट है, हार्ट की जो कार्डियक मसल सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो आयन चैनल्स होते हैं इनका अपना ओपन होने का और क्लोज होने का एक स्पेसिफिक टाइम था। ऐसा नहीं था कि सारे चैनल एक ही वक्त में ओपन हो गए। ठीक है, हमारे पास टाइमिंग ये बहुत ज़रूरी है, और यही टाइमिंग इंश्योर करती है आयन की कि हमारे पास जो हार्ट बीट होती है, हार्ट की एक धड़कन वो सही रिदम में चलती है बिकॉज ऑफ दिस आयन मूवमेंट। ठीक है, आगे क्या लिखा है हमारे पास, सम रिस्पॉन्ड प्राइमरीली, यानी कि कुछ हमारे पास जो आयन्स होते हैं वो जैसे कि सोडियम थे, हमारे पास पोटेशियम थे, कैल्शियम थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम को चैनल है, ये पोटेशियम को चैनल है और ये कैल्शियम को चैनल है। ठीक है, तो हमारे पास हर आयन क्या कर रहा था, किसी चीज़ को महसूस करता है दैन एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी आयन ने महसूस किया वोल्टेज को महसूस किया, यानी कि आयन कंसनट्रेशन को महसूस किया, यानी कि आयन की कंसनट्रेशन कम थी या फिर ज़्यादा थी तो वो महसूस किया उसने और एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो काम करने का तरीका अलग अलग होते हैं। या फिर किसी आयन ने क्या किया, महसूस किया कि भाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को महसूस किया, एटीपी को महसूस किया, किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को महसूस किया, दैन एक्टिवेट हुआ। या फिर किसी आयन ने क्या किया, बेसिकली महसूस किया मेम्ब्रेन का वोल्टेज महसूस किया, फिर एक्टिवेट हो गया। तो हर किसी बेसिकली हर आयन के काम करने का तरीका अलग होता है कि वो किस चीज़ को महसूस करता है, सेंस करता है, दैन एक्टिवेट होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हमारे पास
हमने पढ़ा था कि फेज़ 0 में क्या हुआ था। फेज़ 0 में हमारे पास जो कार्डियक मसल सेल थे उनमें क्या हुआ था कि सोडियम चैनल जो थे, सोडियम चैनल, सिर्फ सोडियम के चैनल जिनको हम कह रहे थे वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, वो एक्टिवेट हुए थे। जैसे ही मेम्ब्रेन हमारी जो थी सेल की पहुंची थी, थ्रेशोल्ड तक पहुंची थी, एक पार्टिकुलर लेवल तक पहुंची थी, तो फ़ौरन से क्या हो गया था, फ़ौरन से खुल गए थे हमारे पास सोडियम चैनल। और सोडियम बहुत अचानक से, सोडियम बहुत फास्ट तरीके से, सोडियम बहुत बड़ी मिकदार में क्या हुआ था, सेल के अंदर दाखिल हुआ था बिकॉज ऑफ वोल्टेज को महसूस किया, मेम्ब्रेन का वोल्टेज महसूस किया और फ़ौरन से एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है ये वाली। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हेडिंग कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी ऑफ द मायोकार्डियम सेल इज एसेंशियली द सेम एज स्ट्रेटेड मसल। क्या मतलब हो, देखिए हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि हार्ट के सेल की कॉन्ट्रैक्शन का अमल बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हमारे पास स्ट्रेटेड मसल यानी कि जो हाथ पैरों के मसल होते हैं, जिस तरीके से वो काम करती हैं, जिस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सेम एज इट इज़ हमारे पास कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन भी सेम एज इट इज़ वैसी ही होती है। ठीक है, अच्छा, यानी कि हम बोल सकते हैं इन जो कार्डियक मसल सेल्स हैं इनमें भी क्या होता है, इनमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे पास स्केलेटल मसल में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, अच्छा, और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि हमारी बॉडी के मसल्स में क्या होता है। ठीक है, सेम एज इट इज कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। आगे क्या लिखा हमारे पास कि द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री सिस्टोलिक कैल्शियम। देखिए हमारे पास जो हार्ट की मसल्स हैं वो कितनी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कितनी ताकत से क्या करेंगी, खुद को छोटा करेंगी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, छोटा करना साइज सेल का। ठीक है, तो कितनी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी डिपेंड करता है कि वो जो सेल है उस सेल के अंदर कितना फ्री कैल्शियम है। फ्री कैल्शियम मतलब क्या, यानी कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कितना कैल्शियम है। ठीक है, और फ्री अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि किसी और मॉलिक्यूल से बंधा हुआ नहीं है बल्कि खुद अकेला आज़ाद घूम रहा है साइटोप्लाज्म में, इसको हम कहते हैं फ्री कैल्शियम, कि अटैच नहीं है किसी मॉलिक्यूल से बल्कि फ्री घूम रहा है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा हमारे पास कैल्शियम, सिस्टोलिक कैल्शियम होगा यानी कि ज़्यादा साइटोप्लाज्म में कैल्शियम होगा तो उतनी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी हमारे पास, ताकत से होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि इस पर फ्री कैल्शियम पे जो कि किसी मॉलिक्यूल से बंधा हुआ ना हो, सेल के अंदर फ्री घूम रहा हो। आगे क्या लिखा है हमारे पास, लिखा हुआ है कि देयर फोर एजेंट दैट इंक्रीज दिस कैल्शियम लेवल फॉर द इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आइनट्रोपिक इफेक्ट। देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि कुछ ड्रग यानी कि कुछ दवाइयाँ क्या करती हैं हमारे पास, जो कार्डियक मसल सेल यानी कि दिल का मसल सेल, उनमें क्या करती हैं, किस तरीके से क्या करेंगी, फ्री कैल्शियम की मिकदार को बढ़ा देंगी, या फिर क्या करेंगी, वो जो कैल्शियम अगर सेल के अंदर है, बाउंड है, किसी मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको अलग करने की कोशिश करेंगी। क्यों अलग करेंगी, ताकि वो कैल्शियम फ्री हो जाए। और हम जानते हैं जितना कैल्शियम सेल के अंदर फ्री होगा उतनी ही फोर्स से क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करती हैं, फ्री कैल्शियम को बढ़ाने की कोशिश करती हैं दो तरीक़ों से। एक तरीका क्या करती हैं कि किस तरीके से कैल्शियम के अंदर फ्री कैल्शियम बढ़ा देंगी, या फिर सेल के अंदर फ्री कैल्शियम बढ़ा देंगी, या फिर किस तरीके से क्या करेंगी, अगर सेल के अंदर कैल्शियम बाउंड है किसी मॉलिक्यूल से तो उसको अलग करने की कोशिश करेंगे ताकि वो फ्री हो जाए। ठीक है, ये दोनों काम इसलिए करती हैं ताकि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी ताकत बढ़ जाए। ठीक है, इसी इफेक्ट को कहते हैं हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हार्ट, दिल ज़्यादा फोर्सफुली क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसी को हम कहते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट। आगे क्या लिखा हुआ है, द आइनोट्रोपिक एजेंट, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि क्या कर रही हैं, जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की ताकत को बढ़ा रही हैं। वो किस तरीके से ताकत बढ़ाती हैं, वो दो तरीक़ों से करती हैं, डायरेक्टली करती हैं या फिर इनडायरेक्टली करती हैं। डायरेक्टली से यानी कि डायरेक्टली तो इस तरीके से करेंगी, जो सेल के अंदर फ्री कैल्शियम की मिकदार होगी उसको बढ़ा देंगी। ठीक है, इनडायरेक्टली किस तरीके से करती हैं, यानी कि उस निज़ाम को कंट्रोल कर लेंगी, उस निज़ाम को चेंज कर लेंगी, वो सिस्टम जो कि सेल के अंदर फ्री कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को बैलेंस कर रहा है, को देख रहा है, उस निज़ाम को क्या कर देंगी, चेंज कर देंगी। जब उस निज़ाम को काबू में कर लेंगी तो हमारे पास खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कंसनट्रेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी अगर किसी भी ड्रग का असर ऐसा हो कि सेल के अंदर क्या और ज़्यादा कैल्शियम आयन आ रहे हैं तो वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, स्ट्रांग बनाएगा। और यही होता है बेसिकली हमारे पास आइनोट्रोपिक इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, बिकॉज हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग, जिसमें लिखा हुआ है सोर्स ऑफ फ्री इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, यानी कि सेल के अंदर जो फ्री कैल्शियम होता है वो किस तरीके से आता है, क्या क्या ज़राए हैं उसके, क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, कैल्शियम कम फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, कैल्शियम जो आता है सेल के अंदर उसका सिर्फ एक तरीका नहीं है बल्कि बहुत से तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट इज फ्रॉम आउटसाइड द सेल वर ओपनिंग ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल कॉज एंड इमीडिएट राइस इन फ्री सिस्टोलिक कैल्शियम। क्या मतलब हो, हमारे पास जैसे सेल का सबसे पहला यानी कि पहला सोर्स बोल सकते हैं कैल्शियम का, वो क्या है कि हमारे पास सेल के बाहर क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, और ये कैल्शियम तब अंदर आता है जब हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिव यानी कि वोल्टेज को महसूस करने वाले चैनल क्या होगा, ओपन होगा।
जैसे ही ओपन है वैसे ही हमारे पास कैल्शियम जो अंदर बाहर था वो अंदर आना शुरू कर देगा। बाहर से जब अंदर आएगा तो अंदर का जो माहौल होगा यानी कि अंदर के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फ्री कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा और यही क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को फोर्सफुली बनाएगा। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम में ऑल्सो इंटर बाय एक्सचेंज विद सोडियम। ठीक है, क्या मतलब वो, यानी कि जो कैल्शियम होता है वो एक और तरीके से भी अंदर आ सकता है। ठीक है, वो तरीका क्या होता है, हमारे पास सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ठीक है, क्या मतलब वो, यानी कि जब सोडियम बाहर निकल रहा होता है, हमने देखा था पीछे फेज़ 0 में क्या था, सोडियम बाहर निकल गया था, तो फेज़ 1 में हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास बेसिकली पोटेशियम चैनल ओपन हो गए थे। फेज़ 2 में क्या हुआ था, हमारे पास कैल्शियम चैनल ओपन हो गए थे। बिकॉज क्यों हुआ था, जब सोडियम बाहर निकल गया था तो कैल्शियम उसके बदले अंदर आया था। कैल्शियम क्या करता है, उसके बदले स्लो अंदर आ रहा था। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, यानी कि सोडियम के बदले क्या आया, कैल्शियम सेल के अंदर आया। ठीक है, एक और तरीका भी हमारे पास लिखा हुआ है, वो तरीका क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है हमारे पास ये रहा कि calcium is also released from sarcoplasmic reticulum and mitochondria with further increase the systolic level of calcium। यानी कि सेल के जो बाहर होता है, ठीक है, वो तो कैल्शियम है ही है, अंदर भी कुछ हमारे पास कुछ हद तक कुछ स्टोरेज जगह होती हैं, यानी कि कुछ ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे पास जिनमें मौजूद होता है कैल्शियम। ठीक है, जैसे कि सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम ER, उसमें क्या होता है, कैल्शियम स्टोर होता है। या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम स्टोर होता है। यानी कि जब सिग्नल मिलता है, सिग्नल जब इस सेल को मिला तो क्या होता है, हमारे पास ये दोनों ऑर्गेनल क्या करते हैं, अपना जो अंदर उनके पास स्टोर कैल्शियम है उसको निकाल देंगे। जब निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्री कैल्शियम हो गया। हमने बात की जितना फ्री कैल्शियम होगा उतना कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, फोर्सफुल होगी। अभी फ्री कैल्शियम हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो फोर्सफुली होगी। ठीक है, अच्छा, सिग्नल आया, सिग्नल ने क्या किया, इन दोनों ऑर्गेनल को कहा अपने ऑर्गेनल में से, यानी कि अपने अंदर से क्या करो, जो स्टोर कैल्शियम है उसको निकाल दो। ये निकाल देती हैं तो फ्री कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, हमने 3 तरीके यहाँ पर पढ़ लिए कि किस तरीके से हमारे पास फ्री इंटरसेलुलर कैल्शियम बढ़ सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल बाहर से भी कैल्शियम आ रहा है हमारे पास और अंदर से भी जो ऑर्गेनल रखा कैल्शियम और अंदर से ये भी रिलीज़ करें, तो बाहर से आने वाले कैल्शियम प्लस अंदर से आने वाले कैल्शियम तो ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं, रिमूवल ऑफ फ्री सिस्टोलिक कैल्शियम। इफ फ्री सिस्टोलिक कैल्शियम लेवल वर टू हाई, द कार्डिक मसल सेल वुड बी इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रादर दैन शोइंग अ पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल इंक्लूड द फॉलोइंग 2 अल्टरनेटिव्स। क्या मतलब हो, देखें हमारे पास अगर सेल के अंदर फ्री कैल्शियम का लेवल है, ठीक है, और निकल नहीं रहा, यानी कि फ्री कैल्शियम अभी तक है और बहुत टाइम तक रहेगी, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सेल होगा वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा, सेल रिलैक्स नहीं कर पाएगा और जो फिर हार्ट की बीट होती है वो लुप-डुप नहीं होगी, लुप-डुप की तरह पीरियोडिक नहीं होगी, यानी कि एक प्रॉपर रिदम में नहीं होगी। पीरियोडिक मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, लुप-डुप एक प्रॉपर उसमें सीक्वेंस चल रहा होता है। ठीक है, और जो हार्ट की कंडीशन हो जाएगी बहुत डेंजरस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हार्ट रिलैक्स नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा अपना। ठीक है, और ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, यानी कि हम रिमूवल ऑफ कैल्शियम, फ्री कैल्शियम किस तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। क्या मतलब वो, देखें मैकेनिज्म, कैल्शियम इज रिमूव बाय अ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर रिएक्शन दैट रिवर्सिबली एक्सचेंज कैल्शियम आयन फॉर सोडियम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें हम किस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारे पास कैल्शियम होता है वो कैल्शियम को सेल के बाहर भेज देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बदले क्या करेंगे, हम सोडियम आइंस को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे कि वो सेल के अंदर आएँ, तो एक बदला होगा, यानी कि कैल्शियम बाहर जा रहा है, उसके बदले क्या हो रहा है, सोडियम आइन सेल के बाहर जो थे वो अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल मतलब क्या, दोबारा ऐसा हो सकता है कि दोबारा कैल्शियम जब अगली बीट होगी तो दोबारा कैल्शियम क्या होंगे, कैल्शियम सेल के अंदर आएंगे और अगेन हमारे पास सोडियम निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि अभी फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, कैल्शियम आइन बाहर निकल रहे हैं और सोडियम आइंस के बदले में क्या हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। ठीक है, सार्कोलीमा के थ्रू। सार्कोलीमा क्या होती है, मसल सेल की मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलीमा। ठीक है, जिस तरीके से आम सेल की मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कोई सार्कोलीमा कोई खास बात नहीं है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास बेसिकली हो जाए तो कैल्शियम को हटाकर हम सेल को रिलैक्स कर देंगे। कॉन्ट्रैक्शन हो गए, हम कैल्शियम आइन को हटा देंगे ताकि सेल रिलैक्स हो जाए। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, वाइट मैटर बहुत ज़रूरी है ये। अगर ये कैल्शियम आइन वापस नहीं हटाएंगे तो हार्ट की मसल जो होंगी वो हमेशा क्या रहेंगी, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहेंगी और रिलैक्स नहीं करेंगी और फिर ना प्रॉपर फीलिंग होगी हार्ट की, ना ही प्रॉपर पंपिंग होगी और हार्ट का जो फंक्शन होगा वो पूरा गर्म भरम हो जाएगा। Okay, activation of renin-angiotensin system. A fall in cardiac control decrease blood flow to the kidney, prompting the release of renin. देखिए हमारे पास जब दिल होता है, दिल खून को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा, कार्डिक फेलियर हो गया, दिल खून को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हर बीट में यानी कि हर धड़कन में जो होता है, बॉडी के ऑर्गन्स को जो खून की सप्लाई हो रही थी वो लेस हो रही होती है, कम हो रही है। ठीक है,
अब दिल ने पंप ही नहीं किया सही तरीके से, तो जो बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई वो भी कम होती है खून की, ठीक है। इस तरीके से किडनी को भी खून की सप्लाई कम हो रही है, तो किडनी क्या समझती है, किडनी अपने लिए समझती है डेंजर सिग्नल समझती है। क्या समझती है? डेंजर सिग्नल, एक खतरे के नाम समझती है। और वो क्या करती है, और फिर वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है। हार्मोन मतलब क्या, यानी कि वो चीज़ जो रिलीज़ हो डायरेक्ट खून में, उसको हम कहते हैं हार्मोन। तो एक चीज़ रिलीज़ करती है जिसको हम कहते हैं रिनीन। किडनी ने क्या रिलीज़ किया? रिनीन नाम का हार्मोन रिलीज़ किया, ताकि बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल किया जा सके। अभी पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा with the resulting increase in the formation of angiotensin 2 and release of aldosterone, ठीक है। अब हमारे पास रेनिन रिलीज़ हो गया, रेनिन कहाँ है? खून में, ठीक है। तो वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेगा, होता है क्या, रेनिन बनेगा एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, और किसके जरिए? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के जरिए, जिसको हम लेक्चर 1 में डिटेल से देख चुके हैं, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है हमारे पास? एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? खून के वेजल को, ब्लड वेजल को क्या कर देगा? नैरो कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे क्या होता है? खून का प्रेशर बढ़ जाएगा। और एक और काम क्या करता है, ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करने का हुक्म देगा। एल्डोस्टेरॉन जब हार्मोन रिलीज होगा, तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन का काम ये होता है कि हुक्म देता है कि बॉडी में क्या करो, बॉडी में सोडियम और वाटर को रोक के रखो। बॉडी में क्या करो, सोडियम वाटर को रोक के रखो और पोटेशियम को बाहर निकालो। सोडियम और वाटर को जब रोक के रखोगे तो क्या हो जाएगा, इससे खून का वॉल्यूम, यानी कि खून की मिकदार बढ़ जाएगी, क्योंकि सोडियम वाटर क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, इस तरीके से ये कंपनसेट करने की कोशिश करता है कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा होता है अपने ख्याल से, लेकिन ये बॉडी के लिए आगे जाकर नुकसान देगा, भी देखेंगे हम। दिस रिजल्ट्स increased पेरिफेरेंस एंड रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, जो मैं प्रोसेस देखा पूरा, इसका रिजल्ट क्या होता है कि खून के वेसल जो टाइट हो गए, यानी कि नैरो हो गए। दूसरा काम क्या हुआ कि बॉडी क्या करने लग गई, बॉडी ने सोडियम और पानी को अपने अंदर रोकना शुरू कर दिया। अभी दोनों चीज़ें रुक रही हैं बॉडी के अंदर, तो क्या हो रहा है, एक तो खून का प्रेशर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ नैरो ऑफ वेजल्स, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, हमारे पास ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है बिकॉज एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या हुक्म दे रहा है कि सोडियम पानी को रोक के रखो, जिससे क्या हो रहा है, खून का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर प्लस ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो कि बॉडी ये सोच रही है कि वो हेल्प करिए, यानी कि कंपनसेट करने की कोशिश करिए, सही करिए, लेकिन ये दिल के लिए और लोड बन रहा है, क्योंकि खून का प्रेशर बढ़ा है, दिल को और ताकत से पंप करना पड़ा है, ठीक है। और हमारे पास एक और क्या हो रहा है कि खून का वॉल्यूम बढ़ा है, इनके खून की मिकदार बढ़ गई, तो दिल के लिए नुकसानदेह, दोनों बातें दिल के लिए क्या हो रही है, नुकसानदेह हो रही हैं। Blood volume increase and more blood is returned to the heart. If the heart is unable to pump extra volume, the venous pressure increase and peripheral edema and pulmonary edema occur. क्या मतलब हो, यानी कि खून का वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन ने क्या सोडियम और पानी को रोक के रखा, ठीक है। अब जब खून का वॉल्यूम ज़्यादा है बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा ही खून क्या आएगा, हार्ट की तरफ वापस आएगा, ठीक है। अब दिल क्या है, कमज़ोर है, दिल खून को ठीक से पम्प नहीं कर पा रहा, तो जो वीनस ब्लड है, यानी कि जो वीन्स के ज़रिए आ रहा है, हार्ट में आ रहा है खून, तो वीन्स में ही जमा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? दिल ने सही से पंप ही नहीं किया, ठीक है, दिल में ताकत ही नहीं है इतनी, तो जो खून होगा वो जमा होना शुरू हो जाएगा वीन्स में। इसको हम कहते हैं वीनस प्रेशर इंक्रीज़, क्या होना शुरू हो गया, वीनस प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। और क्या होगा, बॉडी में पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एडिमा कहते हैं। एडिमा दो तरह के होंगे, पेरिफेरल मतलब क्या होता है, यानी कि पेरिफेरल मतलब होता है हमारे पास जो हमारे बेसिकली पाँव हैं, हाथ हैं, उनमें क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, पेरिफेरल किनारे किनारे वाले ऑर्गन्स में सूजन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब क्या, ये लंग्स से रिलेटेड है, यानी कि लंग्स में क्या हो जाएगा, पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, ठीक है। दो तरह के एडिमा हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सांस लेने मुश्किल होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फिर आगे क्या लिखा हुआ है, दीज कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज इंक्रीज द वर्क ऑफ द हार्ट, देयरफॉर कैन कंट्रीब्यूट टू फर्दर डिक्लाइन इन कार्डिक फंक्शन। क्या मतलब हमारे पास देखें, ये बॉडी क्या करिए, बॉडी तो कंपनसेट करने की कोशिश करिए, बॉडी का कंपनसेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा रिलीज़ करना और कंपनसेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन अगर हार्ट ऑलरेडी वीक है, दिल ऑलरेडी वीक है, तो ये रिस्पॉन्सेस क्या है, उस पर ज़्यादा लोड डाल रहे हैं, ठीक है, खून का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो ये दिल के लिए क्या है, दिल के लिए कंडीशन ये मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है, जिससे क्या हो सकती है, हार्ट की फंक्शनिंग मज़ीद ख़राब हो जाएगी और हार्ट फेलियर जो होगा ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगा, यानी कि हार्ट फेलियर और हार्ट जो होगा फेलियर के करीब करीब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन बेसिकली ख़तरनाक है। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। द हार्ट एंड थाइज एंड द चैम्बर बिकम डायलेट एंड बिकम मोर ग्लोब्यूलर, यानी कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो मोटी हो जाएंगी और चैम्बर्स, यानी कि खाने हार्ट के स्पेशली वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे या लंबे हो जाएंगे, इनका साइज़ लंबा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि शेप में अब ये हार्ट जो होगा थोड़ा सा गोल दिखना शुरू कर देगा, ग्लोब्यूलर शेप या गोल शेप होना शुरू हो जाएगी। ये अक्सर होता है इस वजह से जब किसी को बहुत लंबे टाइम के लिए क्या रहा है, ब्लड प्रेशर उसका रहे हायर है, या फिर हार्ट पे क्या ज़्यादा ओवरलोड हो, तो इस वजह से शेप इसकी ऐसी हो सकती है और मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हो सकती है। आगे क्या लिखा है हमारे पास, लिखा हुआ है कि इनिशियली स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट मसल लीड टू अ स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट,
ठीक है, क्या मतलब है, यानी कि शुरू शुरू में जब हमारी मसल स्ट्रेच हो रही थी हार्ट की, तो क्या हो रही थी, ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, ज़्यादा फोर्स से क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। और ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं फ्रांक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। फ्रांक स्टार्लिंग क्या कहते हैं, वो ये कहता है कि जितनी मसल स्ट्रेच होगी, जितनी मसल स्ट्रेच होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, शुरू शुरू में फ़ायदा दे रहा था, लेकिन अब ये नुकसानदेह होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, होगा क्या, हमारे पास लिखा हुआ है हाउ एवर एक्सेसिव elongation of the fibers results in weaker contraction and the geometry diminish the ability to eject blood। लेकिन अगर ये हार्ट के मसल क्या होगा, ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेच हो जाएं या स्ट्रेच होते रहें तो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन जो होगा कमज़ोर पड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हार्ट की ज्योमेट्री यानी कि हार्ट की शक्ल वो चेंज हो जाएगी। पहले थी इलिप्टिकल थी, अब ये थोड़ी सी गोल गोल होना शुरू हो गई, ग्लोब्यूलर होना शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अब ये खून को सही से पंप नहीं कर पा रही। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या था, ये पहले बेनिफिट हो रहा था इसका, लेकिन अब ये नुकसानदेह होना शुरू हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ फेलियर इज कॉल्ड सिस्टोलिक फेलियर एंड इज रिजल्ट ऑफ अ वेंट्रिकल बीइंग अनेबल टू पंप इफेक्टिवली। इस टाइप की फेलियर को कहते हैं सिस्टोलिक फेलियर, जिसमें क्या होता है, हमारे पास जो हार्ट होता है वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, यानी कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन की पावर क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि खून को बाहर सही से इजेक्ट नहीं कर पा रहा। और जो कंडीशन ज़्यादातर कॉमन होती है मैन में एज़ कम्पेयर टू वुमेन। वजह क्या है, बड़ी वजह ये है कि जो मैन होते हैं उनमें क्या होते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, दूसरा वो ऑयली फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं, तीसरा वो क्या करते हैं, ये स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। और ये सब चीज़ें क्या करती हैं, उनके दिल पे क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, प्रेशर डालती हैं, जिससे क्या होता है, उनका हार्ट वीक हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह क्या है कि उनमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जबकि वुमेन में क्या होता है, वुमेन में होता है, औरतों में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो हार्ट के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव है, जबकि टेस्टोस्टेरोन ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का अभी तक हार्ट पर यानी कि प्रोटेक्टिव रोल अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, और एस्ट्रोजन का जो प्रोटेक्टिव रोल है हार्ट के लिए वो क्लियर है कि वो क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन खून की वेसल्स को यानी कि खून की नालियों को फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, जिससे खून आराम से स्मूथली फ्लो कर सकता है। ठीक है, दूसरा काम ये क्या करता है, एस्ट्रोजन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्या करता है, कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तीसरा काम ये क्या करता है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, इसलिए जो वुमेन्स होती हैं, वुमेन में क्या होता है, मीनापॉज के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन का जो लेवल है तो बहुत कम होता है, तो उस वक्त उनमें चांसेस होते हैं हार्ट यानी कि हार्ट कमज़ोर होने के उससे पहले बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। ये हार्मोन बहुत काम की चीज़ है। Less commonly, patients with heart failure may have diastolic function, a term applied when the ability of the ventricles to relax and accept blood is impaired by structural changes such as hypertrophy। क्या होता है इसमें, देखिए हमारे पास जो हार्ट होता है, इसमें हार्ट के रिलैक्स होने का सिस्टम क्या हो गया, वो ठीक से काम नहीं करे, यानी कि वेंट्रिकल्स अब ठीक से क्या खुल नहीं पाएंगे, यानी कि ठीक से क्या करेंगे, जब खुल नहीं पाएंगे तो ठीक से इनके अंदर खून नहीं आ पाएगा, जब ठीक से इनके अंदर खून नहीं आ पाएगा तो ठीक से ये खून को पंप भी नहीं कर पाएंगे। इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक फंक्शन, डायस्टोलिक डिसफंक्शन बेसिकली। The thickening of the ventricles wall and subsequent decrease in ventricular volume decrease the ability of the heart muscle to relax। यानी कि जब वेंट्रिकल्स की वॉल, वेंट्रिकल्स की दीवारें क्या होंगी, मोटी हो गई, यानी कि हाइपरट्रॉफी हो गई, यानी कि वेंट्रिकल्स की दीवारें मोटी हो गई, तो उसके अंदर का स्पेस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम अंदर का स्पेस अब लेस है। तो जहाँ पर जब यहाँ खून आएगा तो वो भी खून भी कम आएगा, जब खून कम आएगा तो खून जाएगा भी कम। ठीक है, तो यानी कि खून फिल भी कम हो रहा है, खून जा भी कम रहा है, यानी कि चैम्बर्स का साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि मोटी हो गई है, कम फिलिंग हो रही है और कम पंपिंग हो रही है। और हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी वो भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, बिकॉज ऑफ मसल वॉल थिक हो गई अब ज़्यादा। हमारे पास कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का जो मसला होता है वो ज़्यादातर औरतों में होता है, बूढ़ी औरतों में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बूढ़ी औरतें होती हैं बेसिकली उनमें क्या होता है कि जो उनका वेंट्रिकल्स हैं वो क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, उनके वेंट्रिकल्स मोटे हो जाते हैं। ठीक है, वजह क्या होती है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, दूसरा कि उनमें अब एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, एस्ट्रोजन बहुत ही कम है, एस्ट्रोजन से बहुत कम है तो वो दिल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, और तीसरी वजह क्या होती है, उनका हार्ट स्टिफ हो गया, सख्त हो गया। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, फीलिंग का प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया, यानी कि हार्ट सही से रिलैक्स नहीं कर पा रहा। ठीक है, और वैसे भी जो हमारे पास वुमेन का अगर कंपेयर करें हार्ट मैन से, तो वुमेन का जो हार्ट होता है नॉर्मली थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, और वो ईजिली स्टिफ यानी कि सख्त हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, वुमेन में डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉमन होता है और मैन में सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉमन होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या कर रहा होता है, खून को सही से फिल नहीं कर पा रहा, यानी कि फिलिंग कैपेसिटी उसकी कम हो गई, पंप सही से कर रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन। क्या कहते हैं, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। लेकिन अक्सर क्या होता है, हमारे पास डायस्टोलिक डिसफंक्शन प्लस सिस्टोलिक फंक्शन दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन अगर किसी को क्या है, हमारे पास सिर्फ डायस्टोलिक डिसफंक्शन है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास
हार्ट फेलियर के तमाम सिम्टम्स आएंगे, तमाम अलामात मौजूद होंगी। फॉर एग्जाम्पल उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो रही है, उसको फटीग भी हो रही है, सब कुछ महसूस हो रहा होगा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो जब हार्ट का आउटपुट यानी कि हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा, यानी कि पंप करने की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई, खून को कम पंप कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, इफ़ द अडेप्टिव मैकेनिज्म एडिक्वेटली रीस्टोर कार्डियक आउटपुट द हार्ट फेलियर इज सेड टू बी कंपनसेटेड। इसमें क्या है, हार्ट वीक है, दिल कमज़ोर हो चुका है, इसके बावजूद क्या कर रहा है, बॉडी के जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म थे, जब हार्ट फेल होता है बॉडी दो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या करती है, एक्टिवेट करती है। एक था हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम RAS, दूसरा था हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दो क्या थे, हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म थे जो कि बॉडी एक्टिवेट करी जब हार्ट फेल हो रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या है, हार्ट कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद क्या बॉडी ने इसको बॉडी संभालने की कोशिश करी है, इन दो सिस्टम को एक्टिवेट की हुई है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में क्या होता है, हमारे पास जो बॉडी होती है उसको सिम्टम्स इतने फील नहीं होंगे, यानी कि जो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं वो उसको इस हद तक यानी कि काफ़ी हद तक फील नहीं होंगे। यानी कि बोल सकते हैं बंदा थक रहा है, यानी कि फटीग उसको महसूस हो रही है, लेकिन इतनी फटीग नहीं है कि वो कुछ काम ना कर पाए, काम कर लेते हैं, दिन भर के जो काम वगैरह होते हैं वो कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, हाउ एवर दीज कंपनसेशन इंक्रीज द वर्क एंड कंट्रीब्यूट टू फर्दर डिक्लाइन इन कार्डिक परफॉर्मेंस। क्या होता है, यानी कि लेकिन जब ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म अभी तो एक्टिव है, लेकिन ये क्या करें, खून का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये क्या करें, ब्लड वेजल को क्या करें, नैरो कर रहे हैं, और मसल क्या कर रहे हैं, मसल थिकनिंग हो रही है, हार्ट की मसल थिकनिंग हो रही है, तो सारी कंडीशन क्या कर रहे हैं, वर्स कर रहे हैं। अब ये सब क्या कर रहे हैं, दिल पर और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, लोड डाल रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट एट द एंड ये होगा कि हार्ट का काम क्या हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा, और उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हार्ट की परफॉर्मेंस कम होती रहेगी। और ये सिस्टम यानी कि ये पहले जो हेल्पफुल था, अब ये क्या हो रहा है, अब ये नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, द अडेप्टिव मैकेनिज्म फेल टू मेंटेन कार्डिक आउटपुट हार्ट फेलियर इज डिकम्पनसेटेड। क्या मतलब हो, यानी कि अगर बॉडी की कंपनसेटरी सिस्टम क्या है, अब काम नहीं कर रहे। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी के जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एक्टिवेट ही नहीं है, ये काम नहीं कर रहे, तो जो कार्डिक आउटपुट है वो नॉर्मल नहीं बना रहे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सिस्टम एक्टिवेट होकर खून की वेजल को क्या करते हैं, नैरो करते हैं, जिससे हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट यानी कि खून को पंप करने की ताकत दिल में क्या होती है, थोड़ी बेहतर हो जाती है, ठीक है। और अब ये काम नहीं करे तो ये जो कार्डिक आउटपुट है वो भी कम है, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है, कार्डिक आउटपुट कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट फेलियर ओपनली अपेयर है, हार्ट फेलियर अब दिख रहा है, हार्ट फेलियर है, सिम्टम्स बहुत क्लियरली दिखाई देंगे, यानी कि उसका सूजन होगी, उसकी एडिमा होना शुरू हो जाएगा, थकन होगी, और उसको सांस लेने मुश्किल होगी, ये सब कुछ सिम्टम क्लियरली दिखाई देंगे। अब इस स्टेज में क्या होता है, पेशेंट को अक्सर क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटल वगैरह में यानी कि उसको एडमिट वगैरह, यानी कि उसका इलाज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए इस कंडीशन में, क्योंकि उसका हार्ट प्रॉपर तरीके से फेल हो चुका है, बॉडी भी साथ नहीं दे रही। थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज इन हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट फेलियर का इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। क्रोनिक हार्ट फेलियर इज टिपिकली मैनेज बाय रिडक्शन इन फिजिकल एक्टिविटी, लो डाइटरी इनटेक ऑफ सोडियम लेस देन 1500 मिलीग्राम पर डे, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमोरेट कंडीशन, द जुडिशियस यूज ऑफ डायरेटिक इनहिबिटर्स ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एंड आइनोट्रोपिक एजेंट। क्या मतलब है, यानी कि जब हार्ट फेलियर क्रोनिक हो गया, यानी कि बहुत लंबे टाइम के लिए क्या है, हार्ट फेलियर हो गया, आज किस तरीके से करते हैं, इसका इलाज लाइफ स्टाइल प्लस मेडिसिन दोनों को मिला करके आता है, ठीक है। दोनों को मिलाना ज़रूरी है, लाइफ स्टाइल को बेहतर करना और मेडिसिन को साथ लेके चलना, दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस हार्ट फेलियर का इलाज करेंगे, ठीक है। यानी कि क्या करना, पर्सन की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम से कम करे, फिजिकल एक्टिविटी क्या करे, कम से कम करे, यानी कि इससे क्या होगा, जो दिल पे जो काम का प्रेशर होगा वो भी कम से कम पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा कम करें। दूसरा क्या करें कि सोडियम का इस्तेमाल कम करें, तकरीबन एक दिन में तकरीबन जो पर्सन इस्तेमाल करे 15 से 1500 मिलीग्राम से कम, यानी कि इतना, इससे कम सोडियम इस्तेमाल करें, नमक का इस्तेमाल कम करें। क्यों, क्योंकि नमक बेसिकली क्या है, एक वाटर लविंग है, यानी कि नमक क्या करेगा, नमक जब सोडियम आपने खाया, सोडियम बॉडी में गया, जब सोडियम बॉडी में गया तो सोडियम बेसिकली एक वाटर लविंग मिनरल है, ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ सोडियम होगा वहाँ क्या करेगा, पानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसकी तरफ खींचा चलाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, पानी को अट्रैक्ट करता है, सोडियम क्या करता है, पानी को खींचता है अपनी तरफ, इस वजह से क्या होता है, बॉडी में पानी जमा होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ सोडियम। अगर सोडियम ज़्यादा इंटेक हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पानी भी अल्टीमेटली बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में क्या ये बात नुकसानदेह साबित होगी, क्यों, क्योंकि उनमें क्या हो जाएगा, उनका जो ब्लड का वॉल्यूम होगा इस तरीके से वो बढ़ जाएगा, तो हार्ट पे ज़्यादा काम का प्रेशर पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो लिखा हुआ है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 1 ग्राम हमारे पास जो नमक होता है, 1 ग्राम नमक जो हम खाते हैं, 1 ग्राम नमक तकरीबन 100 मिलीलीटर यानी कि 100 मिलीलीटर क्या करता है, पानी को बॉडी में रोकने की सलाहियत रखता है। ठीक है, अब यही वजह होती है कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को क्या करते हैं, उनको लो डाइट जो सोडियम होती है वो रिकमेंड की जाती है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, अच्छा तीसरी वजह क्या है कि वो क्या करें, हमारे पास ये लिखा हुआ था हमारे पास कॉमोर्बिड कंडीशन, क्या मतलब हुआ, यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर या किडनी का कोई मसला है तो उसको भी क्या करें, प्रॉपर कंट्रोल करें कि ये भी क्या करेंगी, हार्ट की कंडीशन को और वर्स कर सकती हैं। दूसरा क्या है कि वो मेडिसिन जो ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे कि डायूरेटिक है जो बॉडी से क्या करिए एक्स्ट्रा पानी निकाल रही है, या फिर हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर है, AC इनहिबिटर है, ARBs हैं। ठीक है, ये सब कुछ आयोट्रोपिक एजेंट वगैरह, इनको क्या करें, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, दवाइयाँ जो दी जा रही हैं उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। may be precipitate or exacerbate heart failure such as non-steroidal anti-inflammatory drug, यानी कि कुछ दवाइयों को बिल्कुल अवॉइड करना ज़रूरी है क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, हार्ट फेलियर की कंडीशन को मज़ीद वर्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये क्या बेसिकली पेन किलर की बात है। पेन किलर क्या करते हैं, ये जो होते हैं बॉडी में पानी को रोकने की सलाहियत रखते हैं, बॉडी में क्या करेंगे, पानी को रोकेंगे, जब बॉडी में पानी को रोकेंगे तो खून का वॉल्यूम बढ़ेगा और ये हार्ट फेलियर में ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, दूसरा अल्कोहल का डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, ये डायरेक्ट क्या करती है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको डैमेज करने की सलाहियत रखता है, इसको भी अवॉइड करना ज़रूरी है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये क्या करता है, ये बेसिकली ये हार्ट की जो पंपिंग है उसको अफेक्ट करता है। दूसरा हाई डोज बीटा ब्लॉकर ये क्या करता है, अगर हाई डोज ले लेंगे बीटा ब्लॉकर की तो नुकसान देगा, क्योंकि बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हार्ट की जो बेसिकली बोल सकते हैं पंपिंग उसको क्या करते हैं, ये हार्ट रेट को बेसिकली बोल सकते हैं प्रॉपर ये रहेगा हार्ट रेट, तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हार्ट रेट को स्लो करते हैं। अगर हाई डोज बीटा ब्लॉकर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हार्ट रेट मज़ीद स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हाई डोज बीटा ब्लॉकर को अवॉइड करना ज़रूरी है। एंड सम एंटी एरिथमिक ड्रग क्या करते हैं, हार्ट की रिदम को सही करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो इनको भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है, हार्ट फेलियर की अलामात लिखी गई हैं। पहली अलामत क्या है, डिस्निया अनएक्सरेशन, यानी कि सांस का फूल जाना। सांस क्यों फूलती है, चलने फिरने में अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो उस पर्सन का क्या है, दिल वीक है। जब दिल वीक है तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से आ रहा है, लंग से जब आ रहा है एट्रियम में, दैन लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आ रहा है तो खून को ठीक से पम्प नहीं कर पा रहा दिल। क्यों, क्योंकि दिल क्या है, वीक है। जब आप एक्स्ट्रा काम करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो बॉडी की जो डिमांड है ऑक्सीजन रिच ब्लड की डिमांड वो बढ़ जाती है। बॉडी की डिमांड अपनी पूरी नहीं हो रही तो आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो वो डिमांड भी पूरी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, ये अलामत होती हैं हमारे पास हार्ट फेलियर की। दूसरी क्या है, ऑर्थोपनिया मतलब क्या होता है, ऑर्थोपनिया का मतलब होता है कि सीधा लेटने पर क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल सीधा लेटा हुआ इसमें क्या होती है, सांस लेने में मुश्किल होगी सीधा लेटने पर। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे लेटना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ऐसे लेटना पड़ेगा। ठीक है, सीधा लेटेगा तो क्या होगा, सांस लेना मुश्किल होगी। ऐसा क्यों होता है कि जो लंग्स की तरफ होता है, ऐसा इसलिए होता है कि लंग्स की तरफ क्या होता है, ज़्यादा खून फ्लो करता है। ठीक है, और हार्ट वीक है, कमज़ोर है, तो वो जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है पम्प नहीं कर पा रहा, उसका जब पम्प नहीं कर पा रहा तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ज़्यादा फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है और सांस लेने में क्या होती है, मुश्किल होती है। इसलिए जो पेशेंट होता है उनको सर थोड़ा सा ऊँचा करके सोना होता है, सोते हैं ताकि जो उनके लंग्स पे क्या पड़े, कम प्रेशर पड़े। तीसरा बस लिखा है पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि रात में अचानक क्या होता है, सांस बंद जाता है और पेशेंट उठ के बैठता है और सांस लेने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो वापस, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, इसके पैरों में जो फ्लूइड जमा हुआ था, एडिमा हुआ था, वो दोबारा कहाँ चला गया, ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि दोबारा नाली में चला गया। और अब क्या हो जाएगा, जब ये ब्लड स्ट्रीम में गया यानी कि रीऑब्जर्प्शन हो गई तो क्या हो जाएगा, ये हार्ट पे, दिल पे क्या हो जाएगा, दिल पे लोड पड़ेगा, दिल पे एक्स्ट्रा काम का लोड पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले तो एडिमा था, पहले तो टिश्यूज़ के आसपास ये फ्लूइड बिखरा हुआ था ना, अभी दोबारा क्या हो गया, दोबारा खून का हिस्सा बन गया। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, दिल पे ज़्यादा प्रेशर डालता है और अचानक से क्या होता है, लंग्स में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है और अचानक से नींद में सांस रुक जाती है और पेशेंट उठ के बैठता है ताकि क्या, ग्रेविटी की वजह से क्या हो सके, उसका फ्लूइड नीचे जा सके, दोबारा से फ्लूइड नीचे जाएगा, दोबारा वो सो जाता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए उसको महसूस होता है कि उसका सांस रुक गया है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारे पास कि फटीक की महसूस होती है, यानी कि थकन क्यों होती है महसूस, क्योंकि जब हार्ट वीक है तो बॉडी के जो मसल्स हैं और ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर क्या मिल रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इस वजह से क्या होता है, जो उनकी डिमांड है उनको उस डिमांड के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इस वजह से क्या होता है, वो थका बंदा महसूस करता है क्योंकि उसके ऑर्गन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। एंड डिपेंडेंट एडिमा, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि पैरों में सूजन जो दिन के आखिर में ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर में अगर किसी को राइट साइड का हार्ट फेलियर है, उसमें क्या होता है,
जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स होते हैं जैसे कि लेग्स हो गए, फीट्स हो गए, उनमें क्या होता है ज़्यादा फ्लूइड जमा रहता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट क्या करता है पम्प नहीं कर पा रहा ठीक से, तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है दिन भर ये फ्लूइड जो होता है नीचे जमा होता रहता है, ठीक है, बंदा चलता फिरता रहता है, ठीक है, एंड शाम तक क्या होता है पैर सूज जाते हैं,